हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति प्रसाद। वेलकम टू माय चैनल साइंस विद प्रीति। जैसे कि एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि अगर कोई हैवियर ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये ट्रक है और ये लाइटर ऑब्जेक्ट जैसे ये कार, तो अगर हम इस पर कोई पुशिंग फोर्स अप्लाई करते हैं इसे दोनों को सेम स्पीड में लाने के लिए, तो हमें ग्रेटर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इस हैवियर ऑब्जेक्ट पे, ओके, इस लाइटर ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। सिमिलरली उसी तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि जब इसे हम अगर मोशन में है, अगर इसे ऑब्जेक्ट को अगर हम इसको स्टॉप करना चाहते हैं तो हमें फिर से ग्रेटर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इसे हैवियर ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। ओके, ये जो कार है इसकी जो अपनी स्पीड होगी और इसकी जो स्पीड है, दोनों की स्पीड अगर सेम है, लेकिन अगर स्टॉप करनी है तो हमें लार्जर फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है इस ट्रक पे हैवियर ऑब्जेक्ट पे। क्लियर? ठीक उसी तरह से अगर हम जैसे कि अगर ये जैसे बड़ी बॉल है, ये छोटी बॉल है, तो अगर हम इसे सेम हाइट से अगर ड्रॉप करें तो हमें जब कैच करना हो तो ये छोटी बॉल हम इजीली उसे कैच कर सकते हैं, इससे हमें कम चोट लगेगी। ठीक इसी तरह से टेबल टेनिस बॉल जब किसी अगर प्लेयर को अगर हिट करती है तो उसे कम चोट लगेगी, लेकिन अगर फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल अगर किसी स्पेक्टेटर को लगे तो उसे वो चोट पहुँचा सकती है। क्लियर? अगर कोई ट्रक अगर अपने पार्किंग एरिया में रेस्ट पोजीशन में खड़ी है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर वो मूविंग पोजीशन में है, अगर ट्रक अगर मूविंग कंडीशन में जा रही है, मोशन में है, तो उसके अगर वो कम से कम अगर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भी जा रही है, तो अगर कोई रास्ते में अगर उसके आ गया, कोई पर्सन आ गया तो उसे किल कर सकती है, या फिर कोई अगर छोटी गाड़ी आ गई तो उसे वो क्रैश कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो ये जो मास और वेलोसिटी है, ये दोनों को कंबाइन करके न्यूटन ने एक क्वांटिटी को फाइंड आउट किया, जिसे उन्होंने नाम दिया मोमेंटम। ओके, ये मोमेंटम जो है, ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम जो डिपेंड करती है मास एंड वेलोसिटी पे। इसे स्मॉल पी से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये उसमें उस ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड और उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ओके, इसकी जो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन भी होती है और इसकी अपनी मैग्नीट्यूड भी होती है, और उसकी जो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होती है उसी डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम होती है। क्लियर? और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, इसी तरह से उन्होंने देखा कि ऑब्जेक्ट, ये जो फोर्स है, फोर्स इज द टाइम ड्यूरेशन। जैसे कि उन्होंने ये देखा कि जैसे अगर किसी कार को अगर हम पुश कर रहे हैं, अगर वो कार बंद पड़ी है, अगर कार को अगर पुश करते हैं तो अगर थोड़ा सा अगर फोर्स लगाए अगर, तो वो थोड़ी सी बस हिलेगी कम से कम, बट स्टॉप हो गई। अगर थोड़ी दूर तक जाकर अगर हम थोड़े टाइम तक अगर उसको अगर पुशिंग फोर्स अप्लाई करते रहे तो हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे वो एक्सेलेरेट होने लगती है। ठीक है, ग्रेजुअल एक्सेलेरेशन उसमें आने लगती है और वो थोड़ी स्पीड में आ जाती है, स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है मास और वेलोसिटी के साथ साथ टाइम ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करती है। उसके मोमेंटम जो चेंज हो रहे हैं वो टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमने देखा कि अगर किसी फोर्स को किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो उसकी जो कार की जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो सिर्फ उस मैग्नीट्यूड पे ही, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती है। इसके चेंज ऑफ मोमेंटम जो कार की है उसको डिटरमाइन करने के लिए वो सिर्फ इस पर फोर्स कितनी मैग्नीट्यूड की लगी उस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो फोर्स कितनी देर तक उस पर लग रही है, कितने टाइम तक उस पर लग रही है, उस पर भी डिपेंड करती है। ओके, ठीक उसी तरह से अगर कोई क्रिकेट बॉल है, तो अगर कोई क्रिकेटर इसे कैच करता है अगर, तो कैच करते के समय आपने देखा होगा कि वो अपने हैंड को पुल डाउन करता है नीचे की ओर, पीछे तक वो खींचता है। इससे क्या होता है, कैचिंग टाइम उसे थोड़ी ज़्यादा लगती है। जैसे अगर वो अपने हाथ को ऐसे स्टीफ रखे और वो डायरेक्ट अगर कैच करे तो उसे उसके हाथ में चोट लग सकती है, क्योंकि वो बहुत ही कम टाइम में, वो बहुत तेज़ी से उस हाई वेलोसिटी से आ रही है, कम टाइम में उसे अपने हाथों से कैच करता है अगर तुरंत हो, तो उसे फोर्स ज़्यादा लगेगी, उसे चोट ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर वो कैचिंग टाइम अपनी ऐसे लोअर हिज हैंड अपने कर दे, अपने हैंड को लोअर कर दे, तो उसे जो कैचिंग जो टाइम है थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। वो टाइम ड्यूरेशन जो है कैच करने की बॉल की वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से इसे हाथों में कम चोट लगेगी। यानी कि ये जैसे रिलेशन निकाला कि F इक्वल टू डेल P बाई डेल T, मतलब फोर्स ये क्या है कि रेट ऑफ, जैसे उन्होंने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का उन्होंने स्टेटमेंट यही निकाला कि दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is proportional to the applied unbalanced force
इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जितना आप फोर्स लगाएंगे, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स की, तो अगर कम टाइम लगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगी और अगर ज़्यादा टाइम लगे तो फोर्स कम लगेगी। तो जिस तरह मैंने कहा कि इसे कम टाइम लगने अगर डायरेक्ट अगर इसको कैच करेंगे, इसको बॉल को, क्रिकेट बॉल को, तो आपको इसमें क्या कम टाइम लगी और हाई वेलोसिटी के साथ लगी, तो इस पर जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है इससे आदमी उसके हथेली में, क्रिकेटर के हथेली में चोट लगेगी। लेकिन अगर वो अपने हैंड को ऐसे पुल डाउन कर दे, इसे लोअर अपने हैंड को नीचे हाथ करके इसे पीछे की ओर ले जाए, तो उसको कैच करने की जो टाइम है वो थोड़ी इंक्रीज कर जाएगी। तो टाइम अगर उसको ज़्यादा लगेगी तो फोर्स क्या होगी, उसको कम लगेगी, हाथ में चोट कम लगेगी। इस रिलेशन से ये मालूम किया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किस तरह से डिपेंड करती है अप्लाइड फोर्स पे, जो उसके ऑब्जेक्ट पे लगाई जाती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस अप्लाइड फोर्स पे जो ऑब्जेक्ट पे लगाई जाती है। क्लियर? सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से उसके उस लॉ को फाइंड आउट करें। सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सो कंसिडर ए फोर्स एफ, मान लीजिए ये एम बॉडी की है, ये इस ऑब्जेक्ट की मास क्या है, एम है, इस पर हम फोर्स एफ अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये टी टाइम तक इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जो यू वेलोसिटी से वो एक्सेलरेट होकर के वो वेलोसिटी वी हो जाती है। ठीक है, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी हो जाती है। सो consider a force F acting on a body of mass m for a time t, okay, so that it accelerates from u to v। तो इसकी जो मोमेंटम है वो मोमेंटम पहले मालूम करेंगे कि इसकी इनिशियल मोमेंटम इस ऑब्जेक्ट की क्या हुई। इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल मोमेंटम पी आई इज इक्वल टू एम यू एंड फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगी, पी एफ इज इक्वल टू एम वी। तो उसकी मोमेंटम में क्या चेंजेस आए, चेंज इन मोमेंटम विल बी पी एफ माइनस पी आई, ओके, यानी एम वी माइनस एम यू, पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू एम बी माइनस एम यू। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में जो टी टाइम में वो यू से वी तक वो पहुंचे, तो उसके जो मोमेंटम में जो चेंज आए टाइम के रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाएंगे, एम बी माइनस एम यू अपॉन टी, ओके, टाइम टी। So from second law of motion we know that force is directly proportional to change in momentum upon time taken for the change। okay तो जैसे कि मैंने कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो हमने स्टेटमेंट हमें मालूम हुआ जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से न्यूटन के। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू बाई टी, ये हमने वैल्यू पुट किया। सो इट इम्प्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू के एम एम, ये जो है इसके एम को कॉमन कर लेंगे ब्रैकेट में, तो के एम वी माइनस यू बाई टी हो जाएगी, बी माइनस यू बाई टी। ये के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और ये जो वी माइनस यू बाई टी है ये क्या है, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला ए इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे ए इसकी यहाँ पे पुट कर दी। ओके, सो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एम ए, ये हमें रिलेशन मिली। अगर के की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं देन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। सो अगर मास जो है अगर 1 kg हो और एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो उसकी ये फोर्स क्या हो जाएगी, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, 1 एन इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, किसी 1 न्यूटन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी ऑब्जेक्ट के मास अगर 1 kg हो, उस 1 kg मास के ऑब्जेक्ट पे अगर वो 1 न्यूटन फोर्स अगर लगती है तो उस पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। क्लियर? तो ये जो एफ इक्वल टू एम ए है, ये फोर्स, ये जो रिलेशन है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम फोर्स फाइंड आउट करना है तो उसके मास और एक्सेलरेशन के अगर उसमें दिए रहे, तो वैल्यू दिए हुए हैं, तो उसके हम उस रिलेशन से हम उसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्स मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ओके, इस तरह से हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जाना। अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में भी जाने उसको। सो इन नेचर द फोर्सेज ऑलवेज अकर इन पेयर्स। जैसे कि अगर कोई बॉडी ए बॉडी बी पर फोर्स अप्लाई करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है, तो उसे कहेंगे एक्शन फोर्स। बॉडी ए के द्वारा बॉडी बी पे जो फोर्स लगती है वो कहलाएगी एक्शन फोर्स, और फिर बॉडी बी भी जो है वो बॉडी ए पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी, जिसे बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। क्लियर? इस तरह से जो फोर्सेज जो हैं वो नेचर में हमेशा पेयर में ही अकर होते हैं, पेयर में ही होते हैं। क्लियर? अब जिस तरह से मान लीजिए ये बॉक्स है, ये टेबल पर रखी हुई है, तो इसकी अपनी एक वेट है W, तो ये टेबल पे अपना फोर्स एक्सर्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके, जिसे बोलेंगे एक्शन फोर्स। एंड जो ये टेबल है वो वापस
इस बॉक्स पे अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रही है उसे कहेंगे रिएक्शन फोर्स। इस तरह से ये दोनों आपस ये जो है इस पर बैलेंस है एक दूसरे के साथ में। क्लियर। ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई अगर गन से अगर हम फायरिंग करते हैं तो जो ये जो बुलेट जो इससे निकलेगी, तो जैसे ये हमें ये जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये होगी एक्शन फोर्स, और जो इससे बुलेट निकलेगी वो हो जाएगी वापस। आप देखो कि जो फायरिंग करते समय वो थोड़ा हाथ में से जर्किंग होती है, थोड़ी झटके लगती हैं पीछे की ओर, रिकॉइल होते हैं। जैसे ये इस पर एक्शन फोर्स लगाया तो ये बुलेट इससे वी वेलोसिटी से निकली, वो वी वेलोसिटी जो है वापस वो वी वेलोसिटी जो बुलेट निकलती है वापस वो ये जो पिस्टल है उस पर रिकॉइल करती है, मतलब रिएक्शन फोर्स लगाती है। ये इस पिस्टल इस पर एक्शन फोर्स लगाई है, ये वापस ये बुलेट इस पर रिएक्शन फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से हाथ में थोड़ी झटके आती है जो रिएक्शन फोर्स की वजह से जर्किंग होती है। क्लियर। सो इसी तरह से हम क्या हमने माना इस ऑब्जर्वेशन से क्या हमने जाना, न्यूटन्स ने क्या निकाला, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था, उन्होंने ये निकाला कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो अलग अलग बॉडीज़ पे होते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, बॉडी 1 है और एक बॉडी 2 है। क्लियर। एक बॉडी 1 है और एक बॉडी 2 है, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है। सो ये बॉडी 1 से बॉडी 2 पे जो फोर्स लग रही है वो हो गई F21, और बॉडी 2 से जो बॉडी 1 पे जो लग रही है वो हो गई F12। पर दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, सो F12 विल बी इक्वल टू माइनस F21। दोनों इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे पे लगा रही है। ओके। सो एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो अलग अलग बॉडीज़ पे लगती है। क्लियर। उसके डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ से जाना। क्लियर। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ थे।